गए हैं। आज कुछ दिनों के गैप के बाद आए, काफी बिजी थे, ऑक्यूपाइड थे। लेकिन निकुंज, पहली बात आपसे बाजार से ही शुरू करते हैं। सब बता रहे थे कि भाई फेड का बड़ा मीट आने वाला है, बाजार सहम जाएगा, बट जिस हिसाब से यूएस मार्केट या इवन 2-3 दिन से हमारे मार्केट भी रिबाउंड करते हैं सपोर्ट से, कोई सहमेपन वाली तो फीलिंग बाजार में आ नहीं रही है। आप कैसे देख रहे हैं चीजों को? देखिए अजय, थोड़े दिन पहले मुझे भी लगा था कि इतना बड़ा आउट परफॉर्मेंस नहीं रहेगा, और नॉर्मली नहीं रहता है, बिकॉज लॉजिक ये रहे कि आप भाई 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड हैं, आप वन ऑफ द लार्जेस्ट कैपिटल मार्केट इन द वर्ल्ड हैं, अब आप एक बड़ा हिस्सा हो चुके हैं विश्व की इकोनॉमी का, और दुनिया में अगर समस्या है तो ऐसा तो है नहीं आपको समस्या नहीं होगी। मगर समझना ये है कि ऐसा आउट परफॉर्मेंस क्यों आ रहा है। क्यों का कारण है क्योंकि आपकी ग्रोथ अच्छी है। क्यों का कारण है बिकॉज दुनिया में ज़्यादा प्रॉब्लम है, यहाँ पर कम प्रॉब्लम है। तीसरा, आपकी इकोनॉमी कैसे बेंड पर है जहाँ पर ग्रोथ आ रही है। ग्लोबल इकोनॉमी ऐसे कर्व पर है जहाँ पर ग्रोथ खत्म हो रही है। आपकी इन्फ्लेशन मैनेजेबल है, ग्लोबली इन्फ्लेशन जो इस समय हाथ से निकल चुकी है। तो इस मार्केट में सबसे ईजी काम क्या है, आप ग्लोबल मार्केट्स देखिए, मैक्रोस पे फोकस करिए और बेरिश होकर के सारा माल बेच करके साइडलाइंस पे बैठ जाइए। तो आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका है, मगर वो सबसे गलत तरीका भी होगा। बुल मार्केट के अंदर या फिर इस प्रकार के री रेटिंग मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा बनता है अगर आप प्राइस ट्रेंड को रिस्पेक्ट करें और आप ओवर एनालिसिस ना करें। ओवर एनालिसिस विल लीड टू पैरालिसिस, नंबर 1। नंबर 2, इस मार्केट के अंदर आपको जितना आप टाइम स्पेंड ज़्यादा कर रहे हैं और प्राइस एक्शन को रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो उतना आपको बेनिफिट मिल रहा है। मार्केट के अंदर पैसा कब बनता है, जब आप मार्केट में बने रहें और टिके रहें। करेक्ट प्रियंका, अब लिमिटेड ओवर का जो मैच होता है T20 के अंदर, वहाँ आपको एक टारगेट अचीव करना पड़ता है। मगर इन्वेस्टिंग शायद एक ऐसी जगह है जहाँ पर अगर आप टिके रहें पिच पर और जब लूज बॉल आती है उसको आप मारें तो आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। मगर पिच पे टिके रहना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर टिके रहें, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनालिसिस ना करें और उन सेक्टर्स पे निगाह डालें जहाँ पर कंटिन्यूस री रेटिंग हो रही है। देखिए, डिफेंस में री रेटिंग हुई, रेलवे स्टॉक्स में री रेटिंग हुई, कल सीमेंट में री रेटिंग हुई। मार्केट्स आर हंग्री फॉर आइडियाज, मार्केट्स आर हंग्री। आपको अगर आप अच्छे शेयर में हैं, जो आपको पता है कि जो बुनियादी अच्छे शेयर हैं उनको मत बेचिए, मगर जो चिंदी चिल्लर पेनी स्टॉक्स जिसे हम बोलते हैं उनको अवॉइड करिए। देखिए, टेम्पटेशन क्या होती है, ये होती है कि भाई मार्केट ऊपर है, अब शेयर कौन सा नहीं चला है उसको ले लेते हैं, क्विक पैसा बन सकता है, वो गलती ना करें। अगर आप अच्छे शेयर्स में इन्वेस्टेड हैं, एक माइंड फ्रेम बना लीजिए कि 10-15% की गिरावट आ सकती है, मगर अगर 1 साल बाद मैं इस मार्केट को देखूंगा, 2 साल बाद मार्केट को देखूंगा तो ऊपर रहेगा। निकुंज, प्राइस ट्रेंड और साथ ही जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टिंग इज अ राइट एंड फेयर गेम, लेकिन ऐसे में अच्छे शेयर्स का चुनाव करना सबसे बड़ा एक डिसीजन होता है। सेक्टर स्पेसिफिक राय, क्योंकि इन दिनों कई सारे स्पेसेस है जिनकी बात नहीं होती थी, उन सेक्टर्स में भी अच्छा अप मूव है, जैसे लॉजिस्टिक स्पेस, सीमेंट भी अब एक बहुत बड़ा ट्रैक्शन दिख रहा है। तो फिर ऐसे में आपकी निगाह, निकुंज की नज़र कौन से सेक्टर्स पर है? देखिए, कंपनियों की बात करते हैं। आज बोफा मिल की रिपोर्ट में देख रहा था सुबह उन्होंने डिलीवरी पे एक रिपोर्ट निकाली है। कुछ हद तक उस रिपोर्ट से मैं सहमत हूँ। देखिए, हम अक्सर जब इकोनॉमी को देखते हैं तो हमें एक चीज़ समझना चाहिए कि 80% ऑफ द कंजम्पशन इन इंडिया इज ओनली ड्रिवन बाय 20% इंडियंस। तो शेयर मार्केट के अंदर आप उस कैटेगरी पे फोकस करिए जो 20% इंडियंस कंज्यूम करने वाले हैं। जो हमें फीलर्स आ रहे हैं, विजय सेल्स से हमने बात करी, रेमंड से हमने बात करी, या जहाँ भी हम बात कर रहे हैं, सबका मानना है कि इस बार दिवाली धमाकेदार होगी। दिवाली की सेल्स, श्राद्ध खत्म होने वाले हैं, 26 तारीख को श्राद्ध खत्म हो रहे हैं, दिवाली की फेस्टिवल सीजन की डिमांड सारी आने लग जाएंगी। तो डिलीवरी जैसी कंपनी को उसमें काफ़ी बेनिफिट मिलेगा बिकॉज वो ई कॉमर्स में है। और मुझे लगता है कि फैशन रिटेल खास करके इस समय सबकी नज़र पर रहना चाहिए। डिलीवरी की जो कैपिटल एलोकेशन है दूसरी फिनटेक और दूसरी कंज्यूमर टेक कंपनी से बेटर है। तीसरा, इस पूरे री रेटिंग सेक्टर के अंदर आपने सारी लॉजिस्टिक स्टॉक्स को री रेट कर दिया, इसको नहीं करा, तो मेरे को लगता है कि आउट परफॉर्म कर सकता है। ट्रिगर है फेस्टिवल सीजन का, और तीसरा कैपिटल एलोकेशन को लेकर के ये थोड़ा बेटर है। निकुंज, क्योंकि ऑफ कोर्स जब सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई हैं तो एक चीज़ तो नॉर्मलाइज कोविड के बाद जो प्री कोविड जो
अदर देन कोविड वॉल्यूम्स थे हॉस्पिटल सेगमेंट के लिए, वो भी बिल्कुल नॉर्मलाइज हो गए। अगर हम हॉस्पिटल सेगमेंट की स्पेसिफिकली बात करें, पिछले एक महीने में मैक्स हेल्थ केयर हो, एस्टर डीएमओ, अच्छी खासी आउट परफॉर्मेंस है। कल फोर्टिस देखिए, अच्छे वॉल्यूम के साथ। यस, आई वाज अबाउट टू से फोर्टिस के बाद साथ इतने अच्छे वॉल्यूम्स कल देखे, तो आप हॉस्पिटल से स्पेस पर इस पर क्या एनालिसिस कर रहे हैं? कई बार इस पे बात कर चुके हैं कि हॉस्पिटल्स मुझे अच्छे क्यों लगते हैं, और देखिए बुनियादी बात है, फोर्टिस की स्पेसिफिक बात फिर करेंगे। बुनियादी बात ये है कि कोविड के बाद जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसमें ग्रोथ आ रही है। आप अगर हेल्थ इंश्योरेंस आप लेंगे तो अब जाहिर सी बात है आप बोलेंगे जी मैं ऐसे अच्छे हॉस्पिटल में जाना चाहूँगा बिकॉज आई हैव इन्वेस्टेड इन हेल्थ इंश्योरेंस। अच्छे हॉस्पिटल में जाएंगे तो अच्छे हॉस्पिटल्स ब्रांडेड हॉस्पिटल्स होते हैं, तो इट इज़ लाइक अ प्योर वैल्यू माइग्रेशन विच इज़ हैपनिंग। अब आप नुक्कड़ के क्लिनिक में नहीं जाएंगे, अब आप जाएंगे एक ब्रांडेड हॉस्पिटल के पास बिकॉज यू हैव इन्वेस्टेड इन अ हेल्थ केयर। सेकेंड, हॉस्पिटल के अंदर जो हमने देखा था कोविड के अंदर, हॉस्पिटल्स वर फुल बट दे वर नॉट मेकिंग मनी। सरकार ने हॉस्पिटल बेड्स पे कैप लगा रखी थी। सरकार ने जो बेड्स थे उनके अंदर कुछ कंपनी हॉस्पिटल्स को 25 to 30% हॉस्पिटल्स ईमार्क करना पड़ा था। तीसरा, जो क्रिटिकल सर्जरीज थी वो हो रही थी, जो नॉन क्रिटिकल सर्जरीज थी जिनको आप रुक के किसी के घुटने में अगर दर्द है तो आप 3 महीना 4 महीना सर्जरी को खींच सकते हैं। क्रिटिकल सर्जरीज नहीं आप खींच सकते हैं, तो नॉन क्रिटिकल सर्जरीज अब वापस आ रही हैं। चौथा, इनके अंदर इनबाउंड टूरिज्म होता है जिससे हम इनबाउंड मेडिकल टूरिज्म बोलते हैं। हालांकि इट्स नॉट अ गुड वर्ड टू यूज मेडिकल एंड टूरिज्म, मगर एक बिजनेस है वो, खास करके दुबई, सिंगापुर, और काफ़ी डिफरेंस है। मतलब अगर आप देखिए जो नॉर्मल क्रिटिकल सर्जरी जो इंडिया में हार्ट सर्जरी होती है, ओपन हार्ट हो या फिर एंजियोप्लास्टी हो, उसका प्राइस दुबई में या फिर नेबरिंग स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा है। तो मेडिकल टूरिज्म में से इंडिया को हमेशा बेनिफिट मिलता है प्राइस की वजह से और टेक्नोलॉजी की वजह से। कुछ अफ्रीकन कंट्री से हमेशा लोग आते हैं जहाँ टेक्नोलॉजी नहीं है, और कुछ अमीर देशों से लोग इसलिए आते हैं बिकॉज वहाँ पे प्राइस ज़्यादा है। फोर्टिस की खास जो एक राय मार्केट में बन रही है कि भाई इसके ओपन ऑफर को लेकर के जो मामला अटका हुआ है, हो सकता है उसको लेकर के कुछ क्लैरिटी आ जाए। अगर क्लैरिटी आती तो फोर्टिस के अंदर जो री रेटिंग और रिस्ट्रक्चरिंग ड्यू है वो ओवरड्यू हो चुकी है। अब लोगों का लगता है कि उसका समय आने वाला है, मगर ये जो सेक्टर है ये बुनियादी तौर पे सबके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। ये कोई बहुत एक्साइटिंग सेक्टर नहीं है, एक बोरिंग सेक्टर कहलाएगा, मगर एक बोरिंग सेक्टर है, ग्रो करता रहता है बिकॉज आपकी हेल्थ केयर नीड जो है ग्रो कर रही है और आपको मार्केट के अंदर उस सेक्टर में फोकस करना है। देखिए जी, इंडिया में हेल्थ केयर हमेशा कम रहेगा, हमेशा ग्रो करेगा, मगर इस समय ऑर्गेनाइज सेक्टर ज़्यादा ग्रो कर रहा है। निकुंज, आपके जाने देने से पहले एक सवाल और पूछूं मैं आपसे, पता नहीं आपकी नज़र गई या नहीं, बट क्योंकि आप बॉम्बे में भी रहे हैं और बहुत समय से बाजार देख रहे हैं, बॉम्बे डाइंग नाम की कंपनी में कल राइट्स इशू अनाउंस हुआ शाम को। ये अक्सर हम बात नहीं करते हैं, इस कंपनी के बाहर ही बड़ा सामने ही है एकदम। और मैं दर्शकों को बता दूं, बॉम्बे डाइंग मिल थी, इस मिल के अंदर बेडशीट्स बनती थी। अब वहाँ पर एक मॉल है, एक वहाँ पर एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर्स है। बिल्कुल। एक जमाने में वहाँ पे 2 बड़े अच्छे रेस्टोरेंट्स होते थे, हार्ड रॉक कैफे खुला था, थैंक गॉड इट्स हार्ड रॉक कैफे खुला था, अभी भी वहाँ पर है, मैं नाम भूल रहा हूँ, स्मृति मेरी वाइफ के साथ जाता हूँ मैं कभी-कभी। शीरोज भी था, दे हैव गुड रेस्टोरेंट्स देयर। तो रियल एस्टेट प्ले बना, बट कभी खबर में नहीं आया। कल शाम को खबर आई है कि वो राइट्स इशू प्रमोटर पैसा डालना चाहते हैं। 4000 करोड़ का डेट है, 2000 करोड़ की कंपनी है। देखिए रियल एस्टेट उसमें रियल है, और जो उसका बिजनेस है, जो कपड़े का बिजनेस है, उसका ब्रांड अभी भी इंटैक्ट है। अगर आप बेडशीट्स की बात करें, शायद प्रियंका और मानसी आप ज्यादा बता पाएंगे, हाउ मेनी ब्रांड्स आर देयर इन इंडिया हु आर बिग इन होम टेक्सटाइल्स? वेलस्पन, बॉम्बे डाइंग, तीसरा कौन सा? The known ones are 2 to 3. तीसरा कौन सा? Raymond's नहीं। अच्छा, बेडशीट्स में कौन सा बताइए? वेलस्पन और बॉम्बे डाइंग। तीसरा बताइए कौन सा? अरे आपने घर में खरीदते हैं, बताइए। तो वही मैं बता रहा हूँ कि आपकी जो रिकॉल है बॉम्बे डाइंग को लेकर के काफ़ी ज़्यादा है। अगर प्रमोटर इसमें पैसा डाल रहा है, और शायद पहले हमने बात करी है या फिर ये बस थी कि ये कंपनी को अनलॉक करने वाले हैं, तो कंपनी को अगर अनलॉक करेंगे तो वैल्यू क्रिएशन काफ़ी ज़्यादा होगा इसके अंदर। मैंने नंबर्स नहीं करे हैं अजय, तो मुझे पता नहीं इसकी रियल एस्टेट की वैल्यू कितनी है और इसके अंदर प्रॉफिट कितना आएगा, मगर अगर प्रमोटर आ रहा है और अगर ये कंपनी आगे पीछे स्प्लिट होकर के रिस्ट्रक्चर होती है तो इसके अंदर इंटरेस्ट बन सकता है। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा लोग ये बातें डिस्कस की हैं कि अभी मार्च में एक फॉर्मर ब्रुकफील्ड के एग्जीक्यूटिव एज अ सीईओ बॉम्बे रियल्टी के वो आए थे, तो उसके बाद कुछ हुआ नहीं खास, बट अब उसके काफी अच्छे टावर्स बनाए हैं जी। अगर आप देखिए दादर के अंदर बॉम्बे डाइंग के 2 बड़े टावर्स आ रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन है, मतलब आई नो सम पीपल हु मूव फ्रॉम टू दोस टावर्स। अच्छा, तो इनकी रियल एस्टेट के अंदर काफी ज्यादा है। और ब्रुकफील्ड जैसा जब प्लेयर आता है तो अगर आप देखिए जो उनके रियल एस्टेट पैचेस हैं उनके अंदर रेंटल इनकम काफी ज्यादा है, बन सकती है। तो शायद उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अभी हम और जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों पैसा डाल रहे हैं राइट्स इशू के द्वारा, लेकिन ये स्टॉक रेडार पे रहेगा, इसलिए डिस्कस करना जरूरी था।